बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का इंतज़ार है, जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगी वो बर वक्त आप तक पहुंच जाएंगी। छोटा सा काम है। चलिए जी, मूव ऑन करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक की बात करें तो आज हमने चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया का जो टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज द फिफ्थ फाइलम ऑफ दिस किंगडम, जिसका नाम है फाइलम मोलस्का। और साथ ही साथ मैंने आपको इस टॉपिक रिलेटेड सब टॉपिक्स भी शेयर कर दिए ताकि आपको अंदाजा हो कि ये टॉपिक हमने किस तरह कवर करना है। सबसे पहले इसके जो मेंबर्स हैं जिनको हम मोलस्क बोलते हैं, हम उनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे और लास्टली हम देखेंगे कि उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है। क्लियर हो गया? अंदाजा हो गया? समझ आ गई कि क्या होने वाला है? मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखें कितनी ही माशाल्लाह से कलरफुल और इंटरेस्टिंग सी स्लाइड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे क्या होता है कि इंटरेस्ट डेवलप होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ पिक्चर्स शेयर करूँ, जिससे ये होता है कि जो आपके साथ कॉन्सेप्ट्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज रहते हैं और इंटरेस्टिंग वे में जो है वो आप ये सारे के सारे टॉपिक को समझ सकते हैं। समझ आ गई? चलें जी, मेन स्लाइड की तरफ आते हैं। आज जो हमने फाइलम डिस्कस करना है दैट इज फाइलम मोलस्का और इसके मेंबर्स को हम मोलस्क बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ साथ ही आप इस ब्लॉक की तरफ आए, वो ये कि अगर हम मोलस्क की बात करें तो ये एक वर्ड मोलस्सियस से निकला है, जिसका मतलब है सॉफ्ट। आसान जुबान में ये है कि इस फाइलम में सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यस, मतलब कि इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स हैं वो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं। क्लियर हो गया? जनरल कैरेक्टर्स अब हमें डिस्कस करनी है, कोई मोटी मोटी बातें, कुछ कैरेक्टर्स इनके हम डिस्कस करते हैं। इंटरेस्टिंग वे में मैं आपके साथ ये लेक्चर डिलीवर करूंगी, आपने भी इंजॉय करते करते पढ़ना है और आई होप कि आपको उसी टाइम ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि अगर हम फाइलम मोलस्का की बात करें ना, तो इसको हम सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स का डाइवर्स ग्रुप मानते हैं। डाइवर्स का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा वैरायटी इनमें मौजूद होती है। नीचे ही आ जाए, देखिए इनमें कितनी वैरायटी है, कितनी अजीब व गरीब अलग अलग शक्लों वाले जो है इनमें ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इनमें वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, कुछ स्लो मूविंग होते हैं, कुछ एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर हम इनकी बात करें तो इनमें काफी सारी वैरायटी होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कोई शेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई विदाउट शेल वाले होते हैं, तो काफी सारी इनमें वैरायटी होती है। अब इनमें कुछ मेंबर्स आ जाते हैं, कुछ जो है वो स्लो मूविंग होते हैं, मतलब बहुत स्लो स्लो मूव करते हैं, जैसे ये स्नेल हो गया। जैसे नाम मेंशन किया वो उसी सीक्वेंस में मैंने नीचे पिक्चर शेयर कर दी। ये देखें, ये स्नेल है, इस तरह का होता है, इनके पास शेल होता है, कॉइल्ड शेल होता है, बहुत ही खूबसूरत। देखें ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने मेहंदी लगाई होती है। बहुत ही अल्लाह ताला ने खूबसूरत इनको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं, ये शेल है और ये जो है ये सॉफ्ट बॉडी है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज स्लग। ये स्लग है भाई, ठीक है, इस तरह का होता है, सॉफ्ट बॉडीड रखता है, उसके अलावा इसके पास कोई शेल मौजूद नहीं होता। नेक्स्ट है जी बाईवेल्व। इस तरह का होता है बाईवेल्व का स्ट्रक्चर। यस, ये बाईवेल्व है। बाई का मतलब होता है टू, वेल्व का मतलब होता है इनमें दो शेल मौजूद होता है। एक ही शेल आपको ऊपर नजर आ रहा है, एक दूसरा नीचे नजर आ रहा है, और ये जो है ये इनके पास सॉफ्ट बॉडी है। ये जो है ये ऑर्गेनिज्म है जो इस शेल के अंदर रह रहा होता है। तो बाईवेल्व इस तरह के होते हैं। क्लैम्प्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है? क्लैम्प्स ये ऐसे के होते हैं। देखिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर रखते हैं, मैंने आपके साथ नीचे मेंशन भी कर दिया। उसके साथ कहते हैं कि ये तमाम के तमाम स्लो मूविंग है। अगर आप इनकी मूवमेंट देखें, इनकी बहुत ही स्लो मूवमेंट होती है। लेकिन अगर हम हाईली एक्टिव स्पेलोपोड की बात करें तो वो ये है, जिसको आसान जुबान में हम ऑक्टोपस बोलते हैं। इस तरह का ये स्ट्रक्चर रखते हैं और ये बहुत तेजी से मूव करते हैं। जब आप पिक्चर्स देखोगे तो आपको इसके फाइलम को पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आपको समझ आएगी कि हम इनको पढ़ रहे हैं। तो मैंने पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर दी। ये इन्होंने अभी रिसेंटली मुझे व्हाट्सएप की थी अपनी खूबसूरत सेल्फीज, तो मैंने अपलोड कर दी, इनको आपको दिखा दी। चले जी, अब हमने नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करना है, इनकी नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करनी है। अगर हम इनके नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें, कहते हैं कि इनके पास 50,000 लिविंग स्पीशीज मौजूद होती है और किसी में तो इनका डाटा मोर देन 1 लाख भी होता है। यस, इनमें काफ़ी ज़्यादा वेराइटी मौजूद होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। यही वजह है कि हम इनको सेकंड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स का ग्रुप माना जाता है। सबसे पहले तो आप इनवर्टिब्रेट्स समझे। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम वर्टिब्रेट्स हैं क्योंकि हमारे पास वर्टिब्री मौजूद होती है, रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। इनके पास कोई रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, इसलिए इनको इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। मतलब एनिमल्स में भी कैटेगरी होती है। तो कहते हैं कि ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है इनवर्टिब्रेट्स का, क्योंकि इनमें जो
मेंबर्स आते हैं वो तमाम के तमाम इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। सेकंड इसलिए क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम की बात करें तो हमने इससे पहले जो फाइलम डिस्कस किया था जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा था, वो हमने कहा था कि फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है, क्योंकि उनमें भी नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमने कहा था जो आर्थ्रोपोडा है उनमें बेसिकली इंसेक्ट्स आ जाते हैं। इंसेक्ट्स कितने ज़्यादा नंबर में होते हैं, हर जगह ही मौजूद होते हैं, उनका हैबिटेट देखे तो हर जगह ही मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इनके लार्ज नंबर की वजह से हम कहते हैं कि वो लार्जेस्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है। क्लियर हो गया, मूव ऑन करते हैं फर्दर। वहाँ जो हमने डिटेल डिस्कस करनी है वो गैंट स्क्विड की डिटेल होगी। होते कैसे, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली होते ऑक्टोपस ही हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है ऑक्टोपस और इसमें। वो डिफरेंस ये होता है कि अगर हम स्क्विड की बात करें तो स्क्विड के पास आर्म्स और टेंटिकल्स दोनों मौजूद होती है। इनके पास नंबर ऑफ आर्म्स की बात करें तो इनके पास 8 नंबर ऑफ आर्म्स मौजूद होती हैं और इनके पास टेंटिकल्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन ऑक्टोपस की बात करें जो कि ये स्ट्रक्चर है, इनके पास कोई टेंटिकल्स मौजूद नहीं होते, तो ये एक डिफरेंस है। होते ये बेसिकली ऑक्टोपस की टाइप ही है। गैंट स्क्विड को हम लार्जेस्ट एनिमल मानते हैं इस फाइलम का। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी होती है। कितनी लंबी होती है? 15 मीटर तक की इनकी लेंथ होती है, और जो कि ऑलमोस्ट 50 फीट बनता है। बहुत ज़्यादा लेंथ में होते हैं, जिसकी वजह से हमने कहा कि ये लार्जेस्ट एनिमल है। स्क्विड की डिटेल समझ आ गई। आगे हमने इनका जो पॉइंट डिस्कस करना है दैट इज डाइवर्सिटी। कहते हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद होती है, इनके स्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें शेल मौजूद होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें शेल मौजूद नहीं होते। लेकिन कहते हैं कि अगर हम इनकी प्लेन की बात करें तो ये बेसिक प्लेन से ही ओरिजिनेट हुए, मतलब कि वैरायटी तो है इनके मेंबर्स में, लेकिन उनकी जो वैरायटी है उनकी बेसिस सेम है, मतलब उनकी सिमेट्री सेम होती है। वैरायटी तो है लेकिन सिमेट्री सेम होती है। समझ आ गई डाइवर्सिटी वाला पॉइंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इनमें एक टर्म है या कैरेक्टर है दैट इज शेल। कुछ में शेल मौजूद होता है और कुछ मेंबर्स में शेल मौजूद नहीं होता। क्लियर हो गया। शेल क्या है वो मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी और उसकी डिटेल भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ और कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, वो ये कि अगर हम फाइलम मोलस्का के मेंबर्स की बात करें तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यस, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि ऐसे मेंबर्स जिनके पास तीनों बॉडी लेयर्स मौजूद होती हैं, एक्टोडर्म भी, मेसोडर्म भी, एंडोडर्म भी। समझ आ गई। उसके साथ कहते हैं कि इनके मेंबर्स को हम सीलोमेट्स भी बोलते हैं। सीलोमेट्स क्यों बोलते थे? सोचे जरा, सोचे सोचे सोचे। यस, काफी सारे बच्चों को माइंड में आ गया होगा कि सीलोमेट्स मैम इसलिए इनको बोलते हैं क्योंकि इनके पास सीलोम मौजूद होती है, बॉडी कैविटी मौजूद होती है। चलो जी, नीचे किसी को तो कईयों की तो नजर इस पे भी पड़ी होगी। जी बिल्कुल, ये जो है ये सिलोम है जिसको बॉडी कैविटी बोलते हैं। तो ऐसे मेंबर्स जो कि फाइलम मोलस्का में मौजूद होते हैं, तो उन मेंबर्स के पास सिलोम या बॉडी कैविटी मौजूद होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो तमाम के तमाम मेंबर्स सिलोमेट कहलाते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें तो इनकी जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल सिमेट्री है। मतलब कि अगर बार बार हमने ये टर्म रिवाइज की हुई है, मतलब कि अगर हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऊपर से नीचे एक प्लेन में कट करें तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे और उनका जो दोनों पार्ट है वो आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, बिल्कुल सेम होंगे दिखने में। समझ आ गई। बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं। उसके अलावा इनके मेंबर्स के पास शेल मौजूद होता है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि कुछ में मौजूद होता है कुछ में नहीं होता। देखें, इसमें ये जो स्नेल है इसमें मौजूद होता है, स्लग में मौजूद नहीं होता। देख सकते हैं आप, इसमें कोई शेल मौजूद नहीं है। उसके बाद अब हमने ये डायग्राम समझनी है। इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखें। कुछ बच्चे कहते हैं मैम, कमेंट में कहते हैं मैम आप बहुत तेज बोलती है, जरा स्लो बोला करें। मेरा मसला है मैं बहुत ज़्यादा, मैं नॉर्मली भी बहुत स्पीड से बोलती हूँ, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपकी आसानी के लिए ज़रा स्लो बोला करूँ। नहीं तो आप यूट्यूब की सेटिंग पे जाके जो है ना वो ज़रा स्पीड को कम कर लीजिएगा। मेरा तो कोई नेचुरल मसला ही है, बोलती बहुत तेज़ हूँ। एनीवेज, अगर हम इस डायग्राम की तरफ आएँ तो इनमें कुछ लेबल स्ट्रक्चर्स हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने। जब आप ये स्ट्रक्चर समझेंगे तो आगे आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं ना वो आपके लिए हलवा होंगे। क्लियर है, बहुत आसान हो जाएंगे। तो डायग्राम को ज़रा ध्यान से समझें, इंटरेस्ट लेके समझें। बेसिकली ये मैंने आपके साथ जो डायग्राम शेयर किया ये स्नेल के इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये स्नेल है, ये स्नेल है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जरा डीप स्ट्रक्चर, डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बेसिकली इनके स्ट्रक्चर में एक माउथ मौजूद होता है, उसके पास इनके माउथ के अंदर एक टंग मौजूद होती है जिसको हम रेस्पिंग टंग बोलते हैं, जिस टंग के ऊपर हॉर्नी टीथ मौजूद होते हैं जिसको हम रेड्यूला बोलते हैं। मतलब कि ऐसी टंग जिसके ऊपर दांत लगे होते हैं, टीथ लगे होते हैं, उस टंग को हम रेड्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड्यूला। क्लियर हो गया। उसके बाद इनके पास नर्व कॉर्ड्स में मौजूद होता है क्योंकि इनके पास नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप्ड मौजूद होता है। उसके अलावा ये जो आपको पर्पल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये जो पर्पल स्ट्रक्चर ये बेसिकली इनकी गट है। और गट की बात करें तो इनमें इस गट में 2 ओपनिंग होती है। एक ओपनिंग को माउथ बोलते हैं, दूसरी ओपनिंग ये लेबल की हुई है जिसको हम एनस बोलते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद अब आ जाए यहाँ, मैं पहले स्ट्रक्चर आपको सिंपल समझाती हूँ, फिर मैं ये मेंटल की तरफ आती हूँ।
गोनेड्स इनके पास मौजूद होते हैं, इनके पास शेल मौजूद होता है। ये जो आपको शेल सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर जो इन्होंने लेबल किया हुआ दैट इज द शेल, आउटर कवरिंग जो हार्ड होती है, कैलकेरियस होती है, उसको हम शेल बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इनके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड भी मौजूद होते हैं, इनके पास स्टमक भी मौजूद होता है। ये जो आपको वेंट्रल साइड पे जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है मस्कुलर, इसको हम फुट बोलते हैं। वेंट्रल कहते हैं फर्स्ट पोजीशन पे फुट मौजूद होता है, और डोर्सल कहते हैं बैक पोजीशन पे इनके पास ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को या मैस को हम विजरल मैस बोलते हैं। और विजरल मैस ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें इनके पास तमाम के तमाम इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। मतलब कि विजरल मैस, ये तमाम मैस जिसके पास ये तमाम के तमाम इंटरनल ऑर्गन्स उस विजरल मैस में आ जाते हैं। तो अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी में 3 पोर्शंस होते हैं मेन। हेड पोर्शन होता है, फुट पोर्शन होता है, और थर्ड जो पोर्शन होता है उसमें हम इसको विजरल मैस बोलते हैं, जिसमें तमाम के तमाम इंटरनल ऑर्गन्स आ जाते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद इनके पास इंटेस्टाइन भी मौजूद होती है। ये मैंने कहा था, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो पार्ट है दैट इज मेंटल। अब कोई इनको मेंटल कहते हैं, कोई इसको मंटल बोलते हैं, आपकी मर्जी है जी, आप जो मर्जी स्पेलिंग आपने सेम लिखने। जो मंटल का इंसाफ है ना, ये मंटल जो है ये बेसिकली ग्लैंडुलर एपिथेलियल इन्वेलप है जो कि इस शेल को सिक्रीट करता है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका पार्ट है, इसको हम मंटल बोलते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली सेकंड लास्ट आप कह सकते हैं पोर्शन है इस स्नेल का। सेकंड लास्ट इसलिए क्योंकि इसने फिर लास्ट वाले पोर्शन को ओरिजिनेट करना होता है, जिसको हम शेल बोलते हैं। तो शेल को इन्होंने सिक्रीट करना होता है इस मंटल में। क्लियर हो गया। आई होप आपको ये सारा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे जो मैंने पॉइंट्स पढ़ने हैं ना, तो आपको हलवा लगने क्योंकि आपको समझ पहले ही आ गई है। मोटी मोटी अब बातें आप यहाँ भी देख सकते हैं। मंटल जो है वो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि ग्लैंडुलर एपिथेलियल इन्वेलप होता है, जिसको हम मंटल बोलते हैं, जो कि स्क्रीट करता है कैल्केरियस शेल। कैल्केरियस शेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, हार्ड होता है, थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसलिए हम इसको कैल्केरियस शेल बोलते हैं। उसके अलावा कहते हैं कि आप थोड़ी सी ना शेल की कहानी सुन लें। वो कहानी ये है कि ये शेल जो है इसके फायदे भी हैं और इस शेल के कुछ नुकसान भी हैं। मैं आपको तस्वीर से जरा शेल बता दूँ ताकि आपको इंटरेस्ट भी डेवलप हो कि भाई हम इसको समझ रहे हैं। शेल की बात करें तो शेल जो है वो फायदा भी प्रोवाइड कर रहा होता है ऑर्गेनिज्म को, नुकसान भी है। वो ये फायदा प्रोवाइड करता है कि ये इनको प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा होता है। मतलब कि ये जो सॉफ्ट बॉडी है ना स्नेल की, जब इसने आउटसाइड कोई अपने इर्द गिर्द कोई खतरा देखेगा ना, तो ये इस कैल्केरियस शेल में घुस जाएगा, छुप जाएगा। तो ये तो फायदा हो गया। तो शेल का ये फायदा है कि ये ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है किसी भी हार्मफुल कंडीशन में। लेकिन इसका नुकसान भी है। वो नुकसान ये है कि इस फाइलम के जिन जिन मेंबर्स के पास शेल मौजूद है वो जरा स्लो मूविंग है। यस, अब ये जो स्नेल है ये स्लो मूविंग होगा क्योंकि इसके पास शेल है, हैवी स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये जरा स्लो मूविंग होते हैं। उसके अलावा जो एक्टिव हमने कहा था, हाईली एक्टिव जो मेंबर हैं इनके फाइलम मोलस्का के, जैसा कि हमने ऑक्टोपस की बात की, इसके पास कोई शेल मौजूद नहीं होता, इसलिए ये हाईली एक्टिव होते हैं। समझ आ गई। कहने का मतलब ये है कि जो शेल हैं वो इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन ये हैंडीकैप भी कर देते हैं। हैंडीकैप का मतलब होता है माजूर बना देते हैं लोकोमोशन में, मतलब चलने फिरने में। ये बेचारे उस शेल जो है वो जो शेल है उन बेचारों को माजूर बना देते हैं, मतलब चलने फिरने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो जिनके पास आप कह सकते हैं शेल मौजूद होते हैं वो स्लो मूविंग होते हैं। जिनके पास नहीं मौजूद होता या जो शेल की रिडक्शन कर देते हैं, ये शेल को लॉस कर देते हैं, जिसके बाद वो हाईली एक्टिव होते हैं, बहुत स्पीड से मूव करते हैं। क्लियर हो गई। शेल वाली कहानी समझ आ गई। आगे अब हमने इनके हैबिटेट की बात करनी है। हैबिटेट की बात करें तो इनके 2 हैबिटेट हैं। कुछ जो है वो एक्वेटिक होते हैं और कुछ जो है टेरेस्ट्रियल होते हैं। अगर हम एक्वेटिक की बात करें तो ज्यादातर इनकी जो स्पीशीज होती हैं वो एक्वेटिक होती है। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है कि ज्यादातर जो है मोस्टली वो एक्वेटिक होती है, जिसमें हमने कहा कि स्पेलोपोड्स आ जाते हैं। मतलब कि ऑक्टोपस जो हमने पीछे देखा वो वाटर में मौजूद होता है, वाटर में भी स्पेसिफिकली। कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में भी देखे जाते हैं, कुछ जो है वो मेरीन में भी देखे जाते हैं। तो हैबिटेट समझ आ गया कि इनका एक्वेटिक भी होता है और कुछ का टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी होता है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब होता है कि कुछ जो है वो मॉइस्ट प्लेसेस पे भी रह रहे होते हैं, जैसा कि लैंड स्नेल। यस, जो स्नेल है ना, जो मैंने आपको पीछे भी शो किया, स्नेल जो है वो बेसिकली टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी रह रहता है, जिसमें मॉइस्ट कंडीशन है। अब हमें यहाँ वाले इन्वायरमेंट में नजर नहीं आता, लेकिन अगर आप मरी वाली साइड पे चले जाओ तो वहाँ ये मौजूद होते हैं। और नेक्स्ट जो हमने इनका पॉइंट डिस्कस करना है दैट इज अनसेगमेंटेड बॉडी। कहते हैं कि इनके पास कोई सेगमेंट्स मौजूद नहीं होते, इनकी बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है, लेकिन इनकी बॉडी में पोर्शन मौजूद होते हैं। वो मैंने पोर्शन आपको डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर दिया था। हेड मौजूद होता है, वेंट्रल कहते हैं फ्रंट साइड पे इनके पास एक मस्कुलर फुट मौजूद होता है, और इनकी बैक साइड मतलब डोर्सल साइड पे विजुअल मैस होता है।
हमने कहा था कि ऐसा मैच जिसमें तमाम के तमाम इनके इंटरनल ऑर्गन्स आ जाते हैं। तो हमने इनके स्ट्रक्चर को बेसिकली 3 मेन पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। गिल्स की बात करें तो क्योंकि एक्वेटिक है तो जाहिर इनके पास गिल्स होगा, जो कि आपको पता है कि एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो कि गैसेज एक्सचेंज कर रहा होता है। गिल्स की बात करें हम बेसिकली अब इनका स्ट्रक्चर देखेंगे और अब बेसिकली हम गिल्स की लोकेशन देखेंगे कि गिल्स होते कहाँ। अब यहाँ आ जाए, ये जो आपको आउटर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दैट इज शेल, उसके अलावा ये जो आपको होल नजर आ रहा है, ये वाइटिश जो होल नजर आ रहा है इसको हम मंटल कैविटी बोलते हैं। तो मंटल कैविटी और जो शेल है उसके करीब आपको ये जो नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम गिल बोलते हैं। तो यहाँ गिल्स मौजूद होते हैं, मतलब के गिल्स आर प्रेजेंट बिटवीन शेल एंड मंटल कैविटी। रेड्यूला मैंने आपको पहले भी बताया, ये बेसिकली रेस्टिंग टंग होती है जिसके ऊपर हॉर्नी टीथ मौजूद होते हैं, उस टंग को हम रेड्यूला बोलते हैं और इनके मेंबर्स के पास वो टंग मौजूद होती है। उसके बाद हम इनके सिस्टम्स की बात करें तो इनके पास काफ़ी कम्प्लेक्स सिस्टम्स मौजूद होते हैं। इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी कम्प्लेक्स होता है, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब जितने भी सिस्टम्स हैं वो तमाम के तमाम सिस्टम इनमें मौजूद है और वो भी कम्प्लेक्स हालत में मौजूद है। नेक्स्ट अब हमने इनके सिस्टम्स को अब डिटेल से डिस्कस करना है। फर्स्ट सिस्टम दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने आपको कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम वो गट की फॉर्म में मौजूद होता है, मतलब ये गट है जिसकी 2 ओपनिंग है, एनस और माउथ। ये बेसिकली इनका जो गट स्ट्रक्चर है ये इनका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। नेक्स्ट है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन माना जाता है और इनके स्ट्रक्चर में ये पेयर्ड फॉर्म में मौजूद होती है। पेयर्ड नेफ्रीडिया इनके अंदर मौजूद होता है जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे एक्ट करता है। उसके बाद अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो दोनों किस्म का सर्कुलेटरी सिस्टम इनके मेंबर्स में मौजूद होता है। वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी रखते हैं और कुछ मेंबर्स इनके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी रखते हैं। कहते हैं कि अगर हम स्पेलोपोडा की बात करें जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके अलावा जितने मेंबर्स हैं उनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लियर हो गया। अब आ जाए नीचे डिटेल, उसके साथ मैंने आपके साथ इनका स्ट्रक्चर वाइज भी इनका सर्कुलेटरी सिस्टम शेयर किया हुआ है। सिलोम की बात करें, इनका जो हमने सिलोम बॉडी कैविटी की बात की थी, कहते हैं कि उसमें फिर कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। नंबर 1 साइनसेस और ब्लड स्पेसेस। बेसिकली अगर हम बात करें ना साइनसेस क्या होता है, तो साइनसेस आप कह सकते हैं ऐसी मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स होती हैं जिससे फिर इस हीमोसायनिन ने गुजरना होता है। अब आप कहेंगे हीमोसायनिन क्या होता है, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आप साइनसेस समझें। साइनसेस बेसिकली मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स होती हैं जो इनके स्ट्रक्चर में मौजूद होती हैं, जिन्होंने ब्लड सप्लाई करना होता है एक जगह से दूसरी जगह। और इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम में इनके पास हार्ट भी मौजूद होता है जो कि ब्लड को पंप करता है इनटू द साइनसेस। समझ आ गए, ब्लड वेसल्स जो कि साइनसेस कहलाती हैं। तो ये हार्ट हो गया, ये जो आपको रेड कलर की नालियाँ नजर आ रही हैं ये बेसिकली साइनसेस हैं। उसके अलावा अब हमने इनके ब्लड की थोड़ी सी वैरायटी डिस्कस करनी है। कहते हैं कि अगर हम इनके ब्लड की बात करें ना तो इनके ब्लड में जो पिगमेंट होता है ना वो पिगमेंट ब्लू कलर का होता है। यस, अगर हम नॉर्मली ब्लड की बात करें जैसे ह्यूमन ब्लड है वो आपको पता है कि रेड कलर का होता है। वो रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है और जो हीमोग्लोबिन है वो बेसिकली आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो कि ब्लड को रेड कलर देता है। लेकिन अगर हम फाइलम मोलस्का के मेंबर्स की बात करें तो उनका ब्लड जो है वो ब्लू कलर का होता है। यस, वो इसलिए ब्लू कलर का होता है क्योंकि उनके ब्लड में एक खास पिगमेंट मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं कि ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि ब्लू कलर का होता है और उस पिगमेंट को हम हीमोसायनिन बोलते हैं। इस पिगमेंट की वजह से इनका जो ब्लड है वो ब्लू कलर का होता है। और यहाँ मैं आपको कंडीशन बता दूं कि जितने भी मेंबर्स हैं ना फाइलम मोलस्का के, जिसको मोलस्क्स बोलते हैं, तो जो उनका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है तो वो ब्लू हो जाता है, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वो बिल्कुल कलरलेस हो जाता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इनका नर्वस सिस्टम। अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो कहते हैं कि इनके पास गैंग्लिया का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। और गैंग्लिया के कितने पेयर मौजूद होते हैं, कहते हैं कि 3 पेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया मौजूद होता है। अब कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, इनकी हेड रीजन में मौजूद होता है, इनकी फुट रीजन में मौजूद होता है और इनकी बॉडी रीजन में मौजूद होता है। यही तो बेसिकली इनकी 3 पोर्शन है जो मैंने पीछे बताए। उसके बाद अब हमने इनकी लोकोमोशन की बात करनी है। चलते फिरते कैसे हैं भाई, लोकोमोशन की बात करें तो कहते हैं कि एक तो इनके जो मस्कुलर फुट है ना ये इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है। जैसे ह्यूमंस में फुट होता है ना वैसे इनके पास भी फुट होता है जो इनको मूवमेंट में हेल्प कर होता है। लोकोमोशन की बात करें तो कहते हैं कि कुछ तो स्लो मूविंग होते हैं, कुछ हमने कहा था हाईली एक्टिव होते हैं, कुछ जो है वो इनकी सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब अनएबल टू मूव, बेचारे हरकत नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ जो है वो बिल्कुल हरकत नहीं करते, कुछ जरा स्लो हरकत करते हैं और कुछ तो ऐसे भागते हैं यूं वो गए।
नेक्स्ट अब हम इनकी सेक्सेस की बात करते हैं। अगर हम इनके सेक्सेस की बात करें तो इनके पास सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ठीक है। इनके पास वैसे कुछ में हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं, मतलब एक ही बॉडी में सेक्सेस, लेकिन मोस्टली इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। अच्छा जी, लार्वा हमने ट्रोकोफोर लार्वा पीछे भी ये टर्म डिस्कस की हुई है। इनका जो लार्वा है वो भी ट्रोकोफोर लार्वा होता है, और ये जो लार्वा है ये प्रोड्यूस होता है इनकी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट वाली स्टेज पे। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल्स की बात करें, इनमें मोसल्स आ जाता है, स्नेल आ जाता है, स्लग आ जाता है, ऑक्टोपस आ जाता है, स्क्विड आ जाता है। नेक्स्ट अब हमने इनका सेकंड मेन पॉइंट डिस्कस करना है, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्क। अब हमने फाइलम मोलस्का की बेसिकली क्लासिफिकेशन करनी है। कितनी कैटेगरी में होती है? बेसिकली होती तो इनकी 6 क्लासेस में हम इनको कैटेगराइज करते हैं, लेकिन आपकी बुक में इनके 3 ग्रुप्स मेंशन है। वो तमाम के तमाम ग्रुप्स हम आज देख लेते हैं। नंबर 1 गैस्ट्रोपोडा, अदर वन इज बाइवेल्विया, और जो थर्ड ग्रुप है इस क्लासिफिकेशन में उसको हम सेफेलोपोडा बोलते हैं। अब गैस्ट्रोपोडा फर्स्ट ग्रुप है इनका गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा में जो मेंबर आ जाते हैं वो स्नेल है, ठीक है। स्नेल हमने पीछे देख भी लिया। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, कहते हैं कि इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एसिमेट्रिकल होता है, इनमें कोई खास सिमेट्री मौजूद नहीं होती। और इनकी बॉडी में अगर हम शेल की बात करें तो इनमें एक शेल मौजूद होता है और वो क्वाइल्ड फॉर्म में मौजूद होता है। मैंने स्नेल का पीछे आपको शो भी कर दिया। एनिमल जो है वो उस शेल में अपने आप को विदड्रॉ भी कर सकता है, कोई बाहरी खतरा हो तो वो अपने आप को उस शेल के अंदर छुपा भी लेते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब यहाँ आपके साथ एक साइड ब्लॉक मैंने शेयर करना है जो यहाँ मेंशन है, दैट इज ब्रेन ऑफ ऑक्टोपस। अब हमने ऑक्टोपस का ब्रेन डिस्कस करना है। मैंने आपको कहा था कि इनके मेंबर्स में ना नर्वस सिस्टम बहुत हाईली डेवलप्ड होता है क्योंकि इनके पास ब्रेन देखा गया है। ऑक्टोपस का ब्रेन देखें ना, यहाँ की रिसर्च भी हम शेयर करेंगे कि इनके पास दिमाग होता है, ये चीज़ों को बहुत आसानी से लर्न कर लेते हैं। कहते हैं कि अगर हम ऑक्टोपस की बात करें तो उनमें ब्रेन मौजूद होता है और वो बहुत लार्ज ब्रेन होता है, कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स के ब्रेन में से जो कम्प्लेक्स और हाईली डेवलप्ड ब्रेन होता है वो ऑक्टोपस का होता है। इनमें शेल तो हमने कहा था नहीं होता, लेकिन शेल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है इनमें, जो कि कार्टिलेज का बना होता है। बेसिकली यहाँ एक रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे ये ज़हीन है, इनके पास दिमाग है, तो ये यूज़ कैसे करते हैं। तो रिसर्च ये थी कि ऑक्टोपस को ना एक बॉक्स में डाला गया और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया। अब ऑक्टोपस जो था उसने इस चीज़ को देख लिया कि अब मुझे बॉक्स में डाला गया और ढक्कन कैसे बंद हुआ। तो क्योंकि उनके पास दिमाग था, वो चीज़ों को समझते हैं, उनको चीज़ें समझ में आती हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी लेग्स की मदद से उस ढक्कन को खोल लिया और बाहर आ गए। तो हमने वहां से कहा कि ऑक्टोपस के पास दिमाग होता है, उनका नर्वस सिस्टम बहुत वेल डेवलप्ड होता है, वो चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, जल्दी से उनको चीज़ें याद हो जाती हैं, रिमेंबर रहती हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बंद ढक्कन खोल लिया क्योंकि उन्होंने देखा था। जब वो देखा तो उन्होंने समझ लिया। ठीक है, काफ़ी समझदार होते हैं। अगर हम इनकी इस क्लास की हैबिटेट की बात करें तो इस क्लास में भी इक्वेटिक भी होते हैं, कुछ मेंबर्स टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद इक्वेटिक की बात करें तो इनके पास लंग्स मौजूद होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको हेल्प करते हैं गैसेज एक्सचेंज में। लैंड की बात करें तो उसमें जो मंटल कैविटी है या मेंटल कैविटी जो इनकी मौजूद होती है वो फिर कन्वर्ट होती है लंग्स में। तो जो हमने कहा था जो मेंटल कैविटी वो ही फिर लंग्स में कन्वर्ट होती है, जैसा कि हमने स्नेल की बात की कि स्नेल्स में भी लंग्स या गिल्स मौजूद होते हैं जो कि उनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद इनमें इस क्लास की अगर हम कॉमन एग्जांपल की बात करें तो वो है हेलिक्स एक्सपर्सा, जिसको हम कॉमनली गार्डन स्नेल बोलते हैं। इस तरह का नजर आता है। नेक्स्ट जो आपको नजर आ रही है ये स्लग है, मैंने पीछे भी शेयर किया था। स्लग का जो साइंटिफिक नेम है वो लाइमक्स है। तो ये जो है वो साइंटिफिक नेम भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमने जो इनका सेकंड क्लास या सेकंड ग्रुप इस फाइलम का डिस्कस करना है, दैट इज बाइवेल्विया। बाइवेल्विया में बेसिकली बाइवेल्व्स आ जाते हैं। बाइवेल्व्स क्या होते हैं? बेसिकली बाइवेल्व्स ऐसे होते हैं जिनके पास ये 2 पीसेज ऑफ शेल्स मौजूद होते हैं। जैसे ये सिप्पी देख ले, सिप्पी के पास भी 2 शेल होते हैं, एक ऊपर होता है एक इनके पास नीचे होता है। इस तरह का ये होता है। और ये जो आपको बेसिकली इनके पास 2 पीसेज ऑफ शेल्स मौजूद होते हैं। जैसे सिप्पी आपने देखी होगी, ऊपर भी उनका शेल होता है, नीचे भी शेल होता है। नेक्स्ट ये मैं आपके साथ डिटेल भी शेयर करती हूँ। कहते हैं कि अगर हम इनके इस क्लास के मेंबर्स की बात करें तो उनके पास गिल्स मौजूद होते हैं जो कि इनको रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो इस क्लास में जो मेंबर्स आ जाते हैं तो उनमें मेरीन मसल आता है, इस तरह का ही आता है, मेरीन एनवायरनमेंट में मौजूद होता है। उसके बाद ऑस्टर आ जाता है, इस तरह का ये ऑस्टर होता है। इसका साइंटिफिक नेम ऑस्ट्रिया है। ये जो मसल है ये बेसिकली फ्रेश वाटर मसल है और तो इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज एनोडोंटा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमने इनका थर्ड ग्रुप डिस्कस करना है दैट इज फेलोपोडा। फेलोपोडा की बात करें तो बेसिकली वो बायलेटरली सिमेट्री रखते हैं, दैट मीन्स बायलेटरल सिमेट्री रखते हैं। उसके अलावा अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो इक्वेटिक हैबिटेट में रह रहे होते हैं। शेल की बात करें तो ये शेल रिड्यूस कर लेते हैं, या फिर इनका जो शेल मौजूद होता है वो इंटरनल शेल मौजूद होता है। हमने पीछे भी डिस्कस किया, शेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कार्टिलेज का बना होता है, वो इनके इंटरनल बॉडी में होता है। यही वजह है कि हमने कहा था कि ऑक्टोपस में कोई शेल मौजूद नहीं होता। ये जितने भी मैंने आपके साथ नीचे से मेंबर शेयर किए, क्या आपको इनके ऊपर शेल नजर आ रहा है?
नहीं नजर आ रहा। दैट मीन्स कि इन्होंने अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में शेल लाइक एक केज सा बनाया होता है जो कि कार्टिलेज का बना होता है। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो इनमें जो एनिमल्स आ जाते हैं इस ग्रुप में वो हाईली डेवलप्ड होते हैं और बहुत एक्टिव होते हैं। हमने पीछे भी कहा था जो स्पेलोपोडा है या ऑक्टोपस है वो बहुत तेजी से मूव कर रहे होते हैं, इसीलिए भी तेजी से मूव कर रहे होते हैं क्योंकि इनके पास शेल नहीं मौजूद होता। क्लियर है? ये तो यहाँ से हिंट ले लीजिएगा कि जिनके पास शेल नहीं होता वो स्पीड से मूव करते हैं या हाईली एक्टिव होते हैं। एग्जांपल्स की बात करें, स्क्विड जो है वो इस तरह की होती है, बीच बात कटल फिश आ जाती है इस तरह की, जो आपको मेरीन एनवायरनमेंट में नजर आती है। ये शिप, ये बेसिकली फिश है जो कि कटल फिश है। उसके बाद ऑक्टोपस जिसको हम आसान जुबान में सी मॉन्स्टर बोलते हैं, इस तरह का ये होता है। मैंने आपके साथ इनकी डायग्राम भी शेयर कर दी। तो अब हमने इस लेक्चर का लास्ट सब टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोलस्का। बेसिकली अब हम फाइलम मोलस्का के जो मेंबर्स हैं ना उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखने जा रहे हैं कि वे ह्यूमंस की इकोनॉमी के लिए हार्मफुल कैसे होते हैं और बेनिफिशियल कैसे होते हैं। क्लियर हो गया? इस टॉपिक के ना फर्दर 2 सब टॉपिक्स है। नंबर 1 हार्मफुल एस्पेक्ट्स और द अदर 1 इज बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स। तो हम इनके कुछ नुकसान भी देखेंगे और इनके मेंबर्स के कुछ फायदे भी देखेंगे। अच्छा, नुकसान की बात करें तो पहला पॉइंट है कि ये डैमेज करता है वुडन पार्ट को। क्लियर हो गया? दूसरा है कि हमारे प्लांट्स को इफेक्ट कर रहा होता है। तो बेसिकली हम ना इस फाइलम के 2 मेंबर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे जो कि हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर रहे होते हैं। नंबर 1 स्लग्स जो इस तरह के होते हैं, अदर 1 इज शिपवर्म्स जिसको साइंटिफिकली हम टेरिडोस बोलते हैं। अब जो शिपवर्म है ना, आप इसको नाम से अंदाजा लगा ले कि वर्म कहते हैं कीड़े को, शिप कहते हैं शिप को। तो ये शिप का कीड़ा होता है। बेसिकली ये हमारी शिप्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं। हमारी जो शिप का वुडन पार्ट है ना, ये उनको खा जाते हैं। तो जब खा जाते हैं, लकड़ी को खाते हैं, तो इस तरह का ये इफेक्ट कॉज कर रहे होते हैं। मैंने आपके साथ नीचे पिक्चर भी शेयर कर दी ताकि आपको अंदाजा हो कि किस हद तक नुकसानदेह होते हैं हमारे लिए। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट जो हमने इनका मेंबर डिस्कस करना है जो कि हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर होता है, दैट इज स्लग्स। मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर कर दी, इस तरह के होते हैं। अब स्लग्स की बात करें ना, तो ये अगर कुछ गार्डन में मौजूद हो या अगर किसी कल्टिवेटेड प्लांट्स पे चले जाए ना, तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली प्लांट्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं। कैसे इफेक्ट कर रहे होते हैं, कैसे ये प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं? बेसिकली ये लीव्स को खाते हैं। यस, ये लीव्स को खाती हैं। आपको थोड़ा बहुत यहाँ से अंदाजा होगा, ये ना आपको आपको कुछ लीव्स आपने देखे होंगे, ऐसे लगा होगा यहाँ से कटे पटे हुए, कहीं से खाया हुआ है, जैसे किसी ने लीव जगह जगह से खाया हुआ है। तो बेसिकली स्लग्स का इफेक्ट होता है। स्लग्स जो है वो बेसिकली ना सिर्फ लीव्स को खाते हैं बल्कि उस प्लांट्स पे जिन पे ये रह रहे होते हैं, ये उनकी रूट्स को भी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर रहे होते हैं, उनके स्टेम्स को भी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो अंदाजा लगाएं कि जब ये लीव्स को भी खा गए, रूट्स को भी इफेक्ट किया, स्टेम्स को भी इफेक्ट किया, तो कितनी हद तक ये क्रॉप्स को इफेक्ट कर सकते हैं। तो जब ये प्लांट्स को इफेक्ट करेंगे तो इनडायरेक्टली ये इकोनॉमी के लिए कितना ज्यादा नुकसान का बाइस बनेंगे। अब हमने इनके कुछ फायदे देखने के, इकोनॉमी रिलेटेड फायदामंद कैसे होता है। दैट इज सोर्स ऑफ फूड। यस, ये सोर्स ऑफ फूड भी है। अब आप लोग हैरान होंगे कि अजीबोगरीब नजर आने वाले जो मेंबर्स हैं फाइलम मोलस्का के, क्या वो खाए जाते हैं? जी हाँ, वो खाए जाते हैं। कहाँ खाए जाते हैं? वो कहते हैं कि वर्ल्ड की डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब दुनिया की मुख्तलिफ जगह पे ये खाए जाते हैं। जी, अब कहाँ स्पेसिफिकली हम कहेंगे कि यूरोप में, अमेरिका में इनको खाया जाता है। किस तरह खाया जाता है ये मैंने आपके साथ बेसिकली उनकी डिशेस दिखाई हैं जो उन्होंने बना के सर्व की हुई हैं। इस तरह की ये डिशेस सर्व करते हैं। ये फर्स्ट जो आपको डिश नजर आ रही है ये क्लैम्स है। बेसिकली हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है इनकी डिटेल, मैंने आपके साथ पिक्चर भी शेयर किया। ये क्लैम्स है जिन्होंने इन्होंने बहुत खूबसूरती से इसको डिश आउट किया हुआ है। ये खाया जाता है अमेरिका और यूरोप में। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो ऑस्ट्रिच की यहाँ डिश नजर आ रही है आपको, ये भी खाए जाते हैं। इवन यहाँ लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रिच की ना एक डेलिकेसी है। डेलिकेसी का मतलब है कि एक शान है, क्योंकि ऑस्ट्रिच की बहुत डिमांड है। अगर हम बात करें ना दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ ये खाए जाते हैं, ये वहाँ बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये वहाँ कम मिलते हैं जिसकी वजह से एक इनकी शान, एक डेलिकेसी है, कि इनकी अकेले रोब है, कि इनका एक ऑरा है। क्लियर हो गया? उसके अलावा नेक्स्ट मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर किया डिश की। ये जो डिश बनी हुई है ये मसल्स की डिश है और ये भी खाई जाती है। इन्होंने अपनी तरफ से कितनी खूबसूरती से इसको डिश आउट किया हुआ, लेकिन मैं तो इसको बिल्कुल भी ना खाऊंगा। तेरा मर्जी है सजा के मेरे आगे पेश कर दे। एनीवेज खाए जाते हैं लोग, कहीं इनको खाते भी हैं। तो ये इनका एक बहुत बेनिफिशियल एक्सपेक्ट है, दैट इज कि ये सोर्स ऑफ फूड है, खाए जाते हैं। उसके बाद कुछ इनके जो मेंबर्स के शेल्स है ना वो बटन इंडस्ट्री में यूज होते हैं बटन बनाने के लिए। बेसिकली मैं दिखाना ये चाह रही हूँ कि शेल में से इन्होंने बटन निकाले हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि इनका एक और फायदा ये है कि हम इनसे बटन बना सकते हैं। तो जो फ्रेश वाटर में रहने वाले मसल्स हैं जो इस तरह के नजर आते हैं, उनके शेल से हम बटन बना सकते हैं बटन इंडस्ट्री में। नेक्स्ट चीज की सड़क बनाने में भी हम इनकी हेल्प ले सकते हैं। कैसे इनकी हेल्प ले सकते हैं? दैट इज कि ऑस्टर की अगर हम शेल्स की बात करें तो अमेरिका में उसको तार के साथ मिक्स करके रोड बनाए जाते हैं। जैसे ये मैंने नीचे आपके साथ पिक्चर भी शेयर की, ये अमेरिका में एक रोड बन रहा है और ये किस किस चीज से बन रहा है? तो बेसिकली ये तार के साथ उन्होंने कुछ ऑस्टर की शेल्स को मिक्स किया हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज ऑर्नामेंट्स।
यस, इनके कुछ खूबसूरत शेल्स को हम यूज़ करके खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं, आराइश की चीज़ें बनाते हैं, मतलब कि डेकोरेशन पीसेस इनसे बना सकते हैं। तो ये मैंने आपके साथ कुछ पिक्चर्स भी शेयर कर दी, कितने खूबसूरत इयररिंग्स हैं। आई विश मैं इसको पहन सकती, कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो ये जो इयररिंग्स है ये बेसिकली शेल से मिलके बने होते हैं और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, दिल कर रहा है इनको बस पहन लें। उसके बाद तो ये जो मैंने एक साथ आपके एक और पिक्चर शेयर कर दी, ये भी एक डेकोरेशन पीस है जो कि शेल से मिलके बना होता है। तो अब यहाँ से अंदाजा लगाना कि ऑर्नामेंट्स में भी इस्तेमाल होता है इनका। अदर वन इज पर्ल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मैंने नीचे आपके साथ पिक्चर शेयर कर दी, दैट इज पर्ल ऑस्टर। ये जो ऑस्टर नजर आ रहा है इसको हम पर्ल ऑस्टर बोलते हैं। इसके अंदर ये जो सिप्पी, बेसिकली हम जिसको बोलते हैं सिप्पी, के अंदर ना कहते हैं मोती होता है। तो ये जो आपको मोती नजर आ रहा है ये इतना कोई कीमती मोती होता है और ये इतना वैल्यूएबल पर्ल है कि हम इसको ज्वेलरी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ज्वेलरी मेकिंग में भी इनके जो पर्ल्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ से हमने इनके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखी। आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इस रिलेटेड अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और हाँ, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये टॉपिक। को मजीद अगर कुछ सजेशंस है तो आप वो भी दे सकते हैं। ओके देन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।